मैं अपनी बेटियों के साथ रात को सड़क पर भीख मांग रही थी जब मेरी दोस्त ने मुझे भीख मांगते देख लिया। वो बहुत अमीर थी। मैंने उसे बताया कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर निकाल दिया है। वो मुझे अपने घर ले आई। उसका शोहर बैरूने मुल्क होता था। मैं उसके साथ रहने लगी, लेकिन रोज रात को वो मेरी बेटी को अपने साथ लेकर चली जाती। कहती, तुम्हारे आने से मुझे सहारा मिल गया है। वो मेरी बेटी को ऐसा लिबास पहनाती कि वो जवान लड़की लगने लगती थी। एक रात बेटी वापस आई तो कहने लगी, माँ मेरी टांगों में बहुत दर्द है। उसकी हालत खराब थी। मैंने उसका पर्स खोलकर देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि रक्षंदा मेरी बचपन की दोस्त और मेरी पड़ोसन थी। हम दोनों का बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। फिर उसकी शादी हो गई और वो अपने शोहर के साथ बैरूने मुल्क चली गई। और बदकिस्मती से मेरी शादी एक ऐसे घराने में हुई जहाँ हर वक्त मुझे मनहूस कहा जाता, क्योंकि मैं हर साल एक बेटी को जन्म देती थी। अल्लाह ने मुझे 5 बेटियों से नवाजा था। जब एक दिन शोहर ने मुझे ये कहकर तलाक दे दी कि मैं इन बेटियों का खर्चा नहीं उठा सकता, मुझे बेटा चाहिए। शोहर के निकालने के बाद मैं सड़क पर भीख मांगती। आज रक्षंदा ने मुझे भीख मांगते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो मुझे और मेरी बेटियों को अपने बंगले पर ले आई थी। उसका बंगला किसी महल से कम ना था। 3-3 गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था। अगली सुबह मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मेरे हाथ पांव सलामत हैं। मैं यहाँ रहकर तुम्हारे घर की सफाई सुथराई कर दिया करूंगी। झाड़ू पोंछा बर्तन सब संभालूंगी। तुम बेशक अपनी मुलाजमा को हटा दो, मुझे बस सर छुपाने की जगह दे दो। रक्षंदा ने जोर से चाय का कप मेज पर रखा। उसके चेहरे पर नागवारी थी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी दोस्त हो, कोई नौकरानी नहीं। सफाई के लिए मासी आती है और वो ही आएगी। खबरदार, जो तुमने झाड़ू को हाथ भी लगाया तो फिर मैं क्या करूंगी? रक्षंदा, मुफ्त की रोटियां तोड़ना मुझे गवारा नहीं है। तुम घर का निजाम संभालोगी, देख रेख करोगी। मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ। मेरे पास घर को देखने का वक्त नहीं होता। मुलाजिम चीजें इधर उधर करते हैं, राशन चोरी होता है। बस तुम इन पर नजर रखोगी। मैं हैरान थी कि वो किस चीज में मसरूफ रहती है। घर में करने को तो कुछ भी नहीं था। हर काम के लिए नौकर मौजूद थे। शोहर बैरूने मुल्क था और बच्चे थे नहीं। फिर ये कैसी मसरूफियत थी? मगर मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने उसी वक्त अपने बावर्ची को बुलाया और उसे काम से फारिग कर दिया। आज से खाना मेरी दोस्त बनाया करेगी। मुझे उसके हाथ का जायका बहुत पसंद है। ये सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ। कम से कम मैं किसी काम तो आ सकूंगी। रक्षंदा ने मेरे रहने के लिए एक बड़ा हवादार कमरा मुख्तस कर दिया, जहाँ मैं अपनी 5 बेटियों के साथ आराम से रह सकती थी। शाम को उसने मुझे बुलाया और कुछ कागजात मेरे हाथ में थमाए। ये लो, मैंने तुम्हारी 4 बड़ी बेटियों का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में करवा दिया है। कल से इनकी वैन आएगी। वर्दी और किताबें आ चुकी हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी रक्षंदा? मेरे शोहर ने तो इन्हें पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था। तुमने वो कर दिया जो सका बाप न कर सका। एहसान की बात मत करो, बस दुआ करना कि मेरा वक्त अच्छा गुजरता रहे। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। जिंदगी एक डगर पर आ गई थी। मैं घर का किचन और इंतजाम संभाल रही थी और बच्चियां स्कूल जाने लगी थी। लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने एक अजीब बात नोट की। शाम होते ही रक्षंदा के तेवर बदल जाते और वो अपने कमरे में बंद हो जाती और घंटा भर बाद जब बाहर निकलती तो पहचानी न जाती। कीमती लिबास, गहरा मेकअप, खुले बाल और तेज खुशबू। वो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह तैयार होती थी। पहली बार जब मैंने उससे यूं तैयार देखा तो पूछ ही लिया, रक्षंदा खैरियत है? इतनी रात गई कहाँ जा रही हो? कोई तकरीब है क्या? वो जो पर्स उठा रही थी, मेरा सवाल सुनकर एक लम्हे को ठटकी। उसने मुड़कर नहीं देखा, बस चलते चलते जवाब दिया, हाँ बस कुछ जरूरी काम है, तुम गेट बंद करवा देना और मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर वो बाहर निकल गई और गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। वापस कब आई ये मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं बच्चियों के साथ अपने कमरे में सो जाती थी। ये उसका रोज का मामूल बन गया था। वो शाम को तैयार होती और रात के अंधेरे में गायब हो जाती। मेरी बड़ी बेटी जो 14 साल की थी, वो भी ये सब देख रही थी। एक दिन उसने मुझसे सरगोशी में कहा, अम्मा आंटी रोज रात को कहाँ जाती हैं? वो तो कहती थी उनके शोहर बाहर होते हैं, तो फिर वो किसके लिए इतना तैयार होती हैं? मैंने उसे डांट दिया, हमें क्या लेना देना बेटा, उन्होंने हमें छत दी है, रोटी दी है। किसी के जाती मामले में टांग अड़ाना शराफत नहीं है। चुप करके अपना काम करो।
बेटी तो खामोश हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। रक्षंदा मुझ पर इतने एहसान कर रही थी, इसलिए कभी हौसला नहीं हुआ कि दोबारा पूछूं कि तुम रात को कहाँ जाती हो। लेकिन उसके घर की दीवारें उस राज की गवाही दे रही थी जो शायद बहुत जल्द मुझ पर खुलने वाला था। वो दिन में तो घर में सोती रहती थी, लेकिन रात होते ही उसकी दुनिया बदल जाती थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये आसाइश किसी बड़े तूफान का पेशे खैमा तो नहीं है। रक्षंदा का रवैया मेरे और मेरी बच्चियों के साथ बहुत शफीक था। वो मेरे खाने पीने और आराम का हर तरह से ख्याल रखती थी। मैं भी उसके एहसानात के बदले पूरी ईमानदारी से उसके घर की देखभाल कर रही थी, मगर उसकी रात की गायबियां मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती थी। एक अजीब सा खौफ मेरे अंदर पल रहा था कि कहीं सब कुछ गलत ना हो जाए। एक शाम जब वो हस्बे मामूल तैयार होकर हाल में आई तो मैंने हिम्मत जमा की। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे पूछना ही था। रक्षंदा, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? वो आईने में अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। उसने लापरवाही से कहा, पूछो, तुम कब से इजाजत लेने लग गई? मैंने थूक निगलते हुए कहा, तुम रोज रात को इतना बन संवर कर कहाँ जाती हो? तुम्हारा शोर तो यहाँ है नहीं, और तुम कहती हो कि तुम यहाँ किसी को जानती नहीं, तो फिर ये सब आना जाना कहाँ होता है? मेरा सवाल सुनते ही उसका हाथ रुक गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे। नरमी की जगह एक अजीब सी सख्ती और घबराहट ने ले ली थी। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसकी आवाज कदरे बुलंद थी। मैं घबरा गई थी। नहीं नहीं, शक कैसा? मैं तो बस तुम्हारी फिक्र में पूछ रही थी। जमाना खराब है और तुम अकेली औरत रात को। उसने मेरी बात काट दी। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थी, जैसे वो कोई बहाना तलाश कर रही हो। मेरी कुछ पुरानी स्कूल की सहेलियां हैं जो इसी शहर में रहती हैं। हम सब रात को एक साथ बैठती हैं, बातें करती हैं, डिनर करती हैं, बस यही और कुछ नहीं। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे, कभी जर्द कभी सुर्ख। साफ लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है या झूठ बोल रही है। मैंने मजीद कुरेदना मुनासिब न समझा और खामोश हो गई। वो तेजी से पर्स उठाकर बाहर निकल गई। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने बच्चों को सुला दिया और खुद लाउंज में आकर बैठ गई। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही थीं। 12 बजे, फिर 1 बजा, फिर 2। रक्षंदा वापस नहीं आई। मेरा दिल वहमों के जाल में फंस चुका था। कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, या वो किसी मुसीबत में तो नहीं। मैं बार बार खिड़की से बाहर झांकती, मगर सड़क सुनसान थी। रात का अंधेरा झटने लगा और दिन की हल्की हल्की रोशनी नमूदार हुई। तब भी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठी और जल्दी से जाकर मेन गेट खोला। गेट खुलते ही रक्षंदा अंदर दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर मेरे कदम जमीन में गड़ गए। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके कदम बुरी तरह डगमगा रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने मुझे देखा तक नहीं, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूँ। वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मेरे पास से गुजरकर अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ये वो रक्षंदा तो नहीं थी जो मेरे मोहल्ले में रहा करती थी। वो तो एक शरीफ और बाहया लड़की हुआ करती थी। उसका रात भर बाहर रहना और फिर सुबह इस हालत में घर वापस आना, ये सब क्या था? मेरा दिल उसकी हालत देखकर घबरा गया था। वो सीधी अपने कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं लाउंज में खड़ी कांप रही थी। मुझे समझ आ गई थी कि ये दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये आसाइश, ये पैसा और ये बड़ी गाड़ी, ये सब किसी गलत रास्ते की देन लग रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ फंसी हूँ? अगर ये किसी गलत चक्कर में है तो मेरी मासूम बेटियों का क्या होगा? खौफ के साए अब मेरे सर पर मंडलाने लगे थे। सुबह के 11 बज रहे थे जब रक्षंदा अपने कमरे से बाहर निकली। मैं लाउंज में सफाई कर रही थी। मुझे लगा था कि रात की हालत के बाद वो शर्मिंदा होगी या कम से कम बीमार नजर आएगी, मगर उसका रवैया देखकर मैं दंग रह गई। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे रात को छुआ ही ना हो। उसने अंगड़ाई लेते हुए मुझे हुक्म दिया, अरे भाई, चाय तो पिला दो, आज सर में बहुत दर्द है, नींद पूरी नहीं हुई।
میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے لا کر اس کے سامنے رکھی تو وہ بڑے اطمینان سے سپ لینے لگی۔ تمہیں پتہ ہے آج مجھے شاپنگ پر جانا ہے، ایک نئی بوتیک کھلی ہے، سنا ہے وہاں بہت شاندار کلیکشن آئی ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا، رخشندہ تم ٹھیک تو ہو؟ رات تم جس حالت میں آئی تھی مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹایا اور مجھے گھور کر دیکھا، پھر وہی پرانی بات، کہاں ہے نا کہ کچھ نہیں ہوا تھا، بس تھکن تھی، تم میرا موڈ خراب مت کرو۔ اس کے بعد وہ تیار ہو کر چلی گئی۔ دوپہر کو ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ساتھ واپس آئی، نئے کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان۔ شام ہوتے ہی اس نے وہی نیا جوڑا پہنا، خوب بن سنور کر تیار ہوئی اور پھر گاڑی لے کر نکل گئی۔ وہ اسی ڈگر پر چل رہی تھی اور میں خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایک رات وہ گھر پر نہیں تھی، بچے اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور میں لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اچانک لاؤنج میں رکھے لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ اس گھر میں فون بہت کم بجتا تھا، اس لیے میں چونک گئی۔ میں نے جھجکتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک مردانہ اور انتہائی غصیلی آواز آئی، رخشندہ کہاں ہے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ آواز اتنی گرجدار تھی کہ میں سہم گئی۔ میں نے بمشکل جواب دیا، جی وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ آپ کون؟ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اس شخص کے لہجے میں حاکمیت تھی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ میں رخشندہ کی دوست ہوں، کچھ دن کے لیے یہاں رہنے آئی ہوں۔ اچھا، تو تم نے بھی ڈیرا جما لیا۔ خیر یہ بتاؤ کہ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ رات کے 12 بج رہے ہیں اور وہ گھر پر نہیں ہیں۔ اس نے بیگم صاحبہ اتنی حقارت سے کہا کہ میرا دل دہل گیا۔ میں اس کا شوہر جبار بول رہا ہوں، مجھے ابھی بتاؤ کہ وہ کہاں دفع ہوئی ہے۔ اس کا سوال سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگر میں نے سچ بتا دیا کہ وہ روز رات کو تیار ہو کر جاتی ہے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ رخشندہ نے مجھے پناہ دی تھی، میں اس گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا میں نے بول دیا، جی وہ دراصل ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، سر میں بہت شدید درد تھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، بس ابھی آتی ہی ہوں گی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر جبار کی شک بھری آواز آئی، طبیعت خراب ہے تو فون ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی اور ڈاکٹر کے پاس اکیلی گئی ہے؟ ڈرائیور تو چھٹی پر ہے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جی وہ جلدی میں شاید فون گھر بھول گئی ہیں، انہوں نے ٹیکسی منگوا لی تھی، آپ فکر نہ کریں، بس وہ آتی ہی ہوں گی۔ جبار نے ایک لمبی سانس لی۔ سنو، جیسے ہی وہ آئیں اس سے کہنا مجھ سے بات کرے اور تم اسے بتا دینا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھے سب خبر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون پٹخ دیا۔ ٹو ٹو کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے رخشندہ کو بچانے کے لیے جھوٹ تو بول دیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ جبار کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ شک میں مبتلا ہو چکا ہے اور رخشندہ کی یہ رنگ رلیاں اب زیادہ دن چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھ کر رخشندہ کا انتظار کرنے لگی تاکہ اسے بتا سکوں کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا طوفان آیا ہے۔ پتہ نہیں رخشندہ کس روش پر چل پڑی تھی اور اس کی منزل کیا تھی۔ بہرحال وہ رات میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی اور اپنی تسبیح کے دانے گھماتی رہی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رینگتی ہوئی صبح کے 5 بجا رہی تھی۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر کنڈی کھولی۔ رخشندہ اندر داخل ہوئی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے لاؤنج میں جاگتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور مجھ سے مخاطب ہوئی، ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو، خیریت تو ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ اس بار اس کا لہجہ سخت اور روکھا تھا، شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی واپسی کا وقت نوٹ کروں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، تمہارے شوہر کا فون آیا تھا رات کو۔ یہ سننا تھا کہ رخشندہ کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا، اس کے ہاتھ سے پرس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ تیزی سے میرے قریب آئی اور میرا بازو پکڑ لیا۔ کیا جبار کا فون آیا تھا؟ کب؟ تم نے کیا کہا اسے؟ اس نے کیا پوچھا؟ سچ سچ بتاؤ، تم نے اسے کیا بتایا؟
اس کے سوالوں کی بوچھاڑ اور خوفزدہ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنا ڈرتی ہے، یا شاید اپنی چوری پکڑے جانے سے ڈر رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ مت۔ وہ بہت غصے میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ رخشندہ کہاں ہے۔ میں نے انہیں سچ نہیں بتایا۔ میں نے کہہ دیا کہ تمہاری طبیعت بہت خراب تھی، سر میں شدید درد تھا، اس لیے تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہو اور فون گھر بھول گئی ہو۔ میری بات سن کر اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ واپس آنے لگا۔ شکر ہے خدایا، تم نے بہت اچھا کیا جو یہ بہانہ بنا دیا۔ اگر تم اسے ذرا بھی شک ہونے دیتی تو وہ میرا جینا حرام کر دیتا۔ تم بہت سمجھدار ہو، بالکل صحیح وقت پر صحیح جھوٹ بولا۔ لیکن رخشندہ، یہ کب تک چلے گا؟ میں نے کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ کروا دیا۔ رکو، مجھے ابھی اسے کال کرنے دو ورنہ وہ شک میں پڑ جائے گا۔ اس نے فوراً اپنے موبائل سے جبار کا نمبر ملایا۔ فون کان سے لگاتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات اور آواز کا انداز بالکل بدل گیا۔ وہ ایک دم سے کمزور اور بیمار لگنے لگی۔ ہیلو جبار صاحب جی، میں رخشندہ بول رہی ہوں۔ میں ابھی ہاسپٹل سے واپس آئی ہوں۔ میری طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی، مائیگرین کا حملہ ہوا تھا، کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ دوسری طرف سے جبار شاید اس کی خیریت پوچھ رہا تھا یا واپس آنے کا کہہ رہا تھا۔ رخشندہ نے فوراً پینترا بدلا، نہیں، آپ کو پاکستان آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ خواہ پریشان نہ ہوں، اپنا کاروبار سنبھالیں، کام ہے تو سب کچھ ہے، اور پھر وہاں آپ کی پہلی بیوی اور بچے بھی تو ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، میں مینج کر لوں گی، دوائی لے لی ہے میں نے، آپ اپنا خیال رکھیں۔ میں پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس کا شوہر واپس آئے۔ وہ اسے ہر قیمت پر خود سے دور رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کی آزادی میں خلل نہ پڑے۔ فون بند کر کے اس نے سکون کا سانس لیا اور میری طرف مڑ کر مسکرائی۔ دیکھا، ایسے سنبھالتے ہیں مرد کو، اگر وہ یہاں آ جاتا تو میری تو زندگی قید ہو کر رہ جاتی۔ پھر وہ مجھے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئی، دیکھو اب تم یہ بات پلے باندھ لو، جب بھی میرے شوہر کا فون آئے اور میں گھر پر نہ ہوں یا بات نہ کرنا چاہوں تو تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا، کہہ دینا کہ میں نیند کی گولیاں کھا کر سوتی ہوں، میری رات کو آنکھ نہیں کھلتی، یا میں واش روم میں ہوں، کچھ بھی کہہ دینا، بس اسے مطمئن کر دینا۔ وہ مجھے بہانے تراشنے کے مشورے دے رہی تھی۔ مجھے رخشندہ کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ وہ اس شخص کو دھوکہ دے رہی تھی جس نے اسے یہ عالیشان گھر اور آسائشیں دی تھیں۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ ایمانداری رکھتی، اسے سچ بتاتی، لیکن وہ اسے اندھیرے میں رکھ رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں بھی اس کے جھوٹ میں برابر کی شریک بن رہی ہوں، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں بے گھر تھی۔ رخشندہ کی یہ دوہری زندگی مجھے کسی بڑے خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل رہے تھے اور رخشندہ کی سرگرمیاں ویسے ہی جاری تھیں۔ میں اب اس کے معمول کی عادی ہو چکی تھی اور میں نے اس کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بس اپنی اور اپنی بچیوں کی چھت کی فکر تھی جو رخشندہ کی بدولت ہمیں میسر تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس چھت کے سائے میں ہم پرسکون بیٹھے ہیں وہ بہت جلد ہلنے والی ہے۔ ایک رات معمول سے ہٹ کر کچھ ہوا۔ ابھی رات کا پچھلا پہر ہی تھا کہ باہر گاڑی کے ٹائروں کی زوردار چیخ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے بہت بری طرح بریک لگائے ہوں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی میں نے دوپٹہ سنبھالا ہی تھا کہ مین دروازہ زور سے کھلا اور دھڑم سے بند ہوا۔ رخشندہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل منہ کو آ گیا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ خوف زدہ تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑی مصیبت سے جان چھڑوا کر بھاگی ہو۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھی میرے پاس آئی اور آتے ہی میرا کندھا جھنجھوڑ دیا۔ تم جاگ رہی ہو، شکر ہے تم جاگ رہی ہو، جلدی کرو اپنی بڑی بیٹی کو بلاؤ، فوراً اسے اٹھاؤ۔ اس کا لہجہ حکم اور التجا کا عجیب سا ملاپ تھا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں سکی۔ کیا ہوا رخشندہ، خیریت تو ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور اس وقت میں بچی کو کیوں اٹھاؤں؟ وہ غصے سے چلائی۔ میں نے کہا، نہ بحث مت کرو، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، جاؤ اور اسے نیند سے جگا کر باہر لے کر آؤ، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میرا ماتھا ٹھٹکا۔ میری بیٹی ابھی 14 سال کی تھی، اتنی رات کے رخشندہ کو اس کی کیا ضرورت پڑ سکتی تھی؟ میں اپنی جگہ پر جم گئی۔ رخشندہ، وہ سو رہی ہے، کل اسکول جانا ہے اسے، تم بتاؤ تو صحیح،
بات کیا ہے؟ تم اس حال میں کیوں ہو؟ رکشندہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں لگ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، دیکھو میں نے تم پر بہت احسان کیے ہیں، تمہیں سڑک سے اٹھا کر محل میں رکھا ہے، تمہاری بیٹیوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا ہے، تمہارا اور تمہاری بچیوں کا پیٹ پال رہی ہوں، مجھے آج ان احسانوں کا بدلہ چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ احسان کا بدلہ، اور وہ بھی میری معصوم بچی سے؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میرے اندر کا خوف جاگ اٹھا۔ رکشندہ، میں تمہارے احسانوں کی منکر نہیں ہوں، میں اپنی جان دے سکتی ہوں تمہارے لیے، مگر میری بیٹی کو بیچ میں مت لاؤ، وہ بچی ہے، تم مجھ سے کہو کیا کرنا ہے میں کروں گی، تم نہیں کر سکتی۔ وہ اس طرح انداز میں چیخی، تمہاری عمر زیادہ ہے، وہ کم عمر ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، پولیس آنے والی ہوگی، میرے پاس وقت نہیں ہے، اسے جگا دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ پولیس کا نام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ رکشندہ کیا کر کے آئی تھی اور وہ میری بیٹی کو پولیس کے سامنے کیوں کرنا چاہتی تھی؟ پولیس کیوں آئے گی؟ تم نے کیا کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ رکشندہ، میں اپنی بچی کو نہیں جگاؤں گی جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی۔ میں اپنی بیٹی کے کمرے کے دروازے کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ رکشندہ کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گی، پھانسی چڑھ جاؤں گی، تمہاری بیٹی ہی مجھے بچا سکتی ہے، جگا دو اسے، میں اس کی زندگی سنوار دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، جو بدلہ وہ مجھ سے مانگ رہی تھی اور جس کام کے لیے وہ میری بیٹی کو طلب کر رہی تھی، اس کا تصور کر کے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی اگلی بات نے مجھ پر قیامت ڈھا دی۔ رکشندہ میرے بالکل قریب کھڑی تھی، اس کے منہ سے شراب کی تیز بو آ رہی تھی، جیسے وہ چنگم کے ذریعے چبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ نشے میں دھت تھی، وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس نے میرے دونوں کندھے پکڑ کر مجھے زور سے جھنجھوڑا۔ میری بات غور سے سنو، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میری گاڑی سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایکسیڈنٹ؟ رکشندہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ اس نے وحشیانہ انداز میں سر ہلایا۔ زخمی نہیں، وہ مر گیا ہے۔ ایک پھل فروش تھا، اپنی ریڑھی لے کر جا رہا تھا، میری گاڑی بے قابو ہو کر اس کی ریڑھی سے جا ٹکرائی، وہ موقع پر ہی ختم ہو گیا اور اس کی ریڑھی کا ملبہ بکھر گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ایک انسانی جان چلی گئی تھی اور رکشندہ کو صرف اپنی فکر تھی۔ یا اللہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نشے میں گاڑی چلا رہی تھی، بکواس بند کرو، وہ چیخی۔ پولیس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچتے ہوں گے، وہ مجھے گرفتار کر لیں گے، اور اگر میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میں نشے میں تھی اور رات کو باہر تھی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ مجھے بچانا ہے اور مجھے بچانے والی صرف تمہاری بیٹی ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، میری بیٹی کیسے بچا سکتی ہے تمہیں؟ تم پولیس سے کہو گی کہ گاڑی تمہاری بیٹی لے کر گئی تھی، وہ کم عمر ہے، نادان ہے، اسے سخت سزا نہیں ہوگی، میں پولیس کو پیسے کھلا دوں گی، معاملہ دب جائے گا، بس ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا نام لکھوانا ہوگا۔ میں نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہرگز نہیں، میں اپنی معصوم بچی کو جیل نہیں بھیج سکتی، تم نے خون کیا ہے اور سزا میری بیٹی کاٹے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رکشندہ کا لہجہ اب دھمکی آمیز ہو گیا تھا۔ دیکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ابھی اسی وقت اپنی پانچوں بیٹیوں کو لے کر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں سڑک پر پھینک دوں گی، پھر دیکھتی ہوں تم کہاں جاتی ہو۔ پھر اس نے فوراً پینترا بدلا اور لالچ دینے لگی، میری بات مان لو، میں تمہیں لاکھوں روپے دوں گی، تمہاری باقی 4 بیٹیوں کی زندگی سنور جائے گی، ان کی شادیاں، ان کی پڑھائی، سب کا ذمہ میرا، بس ایک بیٹی کی قربانی دے دو، سوچ لو، لاکھوں روپے اور یہ عالیشان گھر، یا پھر وہی فٹ پاتھ اور بھوک۔ وہ تو یوں باتیں کر رہی تھی جیسے پاگل ہو چکی ہو۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ رکشندہ، تم مجھ پر کیس کر دو، کہہ دو میں گاڑی چلا رہی تھی، میں جیل جانے کو تیار ہوں، مگر خدا کے لیے میری بچی کو بخش دو، وہ ابھی بچی ہے، وہ تھانے کچہریوں کے چکر نہیں کاٹ سکتی، تمہارا نام نہیں لگ سکتا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، پولیس کو یقین نہیں آئے گا کہ تمہارے جیسی عورت میری گاڑی لے کر رات کو نکلے گی، یہ کام تمہاری بیٹی ہی کر سکتی ہے، وہ جوان ہے، اسے گاڑی چلانے کا شوق ہو سکتا ہے، یہ کہانی فٹ بیٹھتی ہے۔ ہمارا شور سن کر میری بڑی بیٹی آنکھیں ملتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی، ہمیں روتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اماں، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رکشندہ
लपक कर उसके पास गई और उसे बाजू से पकड़ लिया। तुम्हें पुलिस के सामने कहना है कि एक्सीडेंट तुमसे हुआ है, समझी तुम? बेटी ने डर कर मुझे देखा। मैंने उसे सीने से लगा लिया। रक्षंदा ने उसे खींचने की कोशिश की। नहीं आंटी, मैंने तो कभी गाड़ी चलाई ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं? पुलिस मुझे पकड़ लेगी। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ और बहनों को मैं माला माल कर दूंगी। थोड़ी सी कुर्बानी तो दो, वरना अभी निकलो मेरे घर से। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। नहीं अम्मा, मुझे नहीं जाना जेल। मेरी छोटी बहनों का क्या होगा? आप मुझे ही कुर्बानी का बकरा क्यों बना रही हैं? आंटी झूठ बोल रही हैं। माहौल में चीखो पुकार मची हुई थी। रक्षंदा अपनी जिद पर अड़ी थी और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने दीवार बनी खड़ी थी। बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। रक्षंदा का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। पुलिस आ गई। अब भी वक्त है, मान जाओ, वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगी। मैंने अपनी बेटी को पीछे छुपाया और फैसला कुन लहजे में कहा, चाहे हमें सड़क पर रहना पड़े, मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल तुम्हारे गुनाहों की भीड़ नहीं चढ़ाऊंगी। उसी वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रक्षंदा ने खूनी नजर मुझ पर डाली और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। अब क्या होने वाला था? मेरा दिल खौफ से बंद हो रहा था। दरवाजा खुलते ही पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ लाउंज में दाखिल हुआ। रक्षंदा ने फौरन अपने चेहरे पर मसनूई घबराहट तारी कर ली और इंस्पेक्टर के कुछ बोलने से पहले ही मेरी बेटी की तरफ इशारा कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, शुक्र है आप आ गए, मैं तो खुद बहुत परेशान थी। ये देखिए, ये वो लड़की है जिसने ये सब किया है। ये मेरी दूर की भांजी है, गाँव से आई हुई है। इसे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। मेरी गैर मौजूदगी में चाबी उठाकर ले गई और जाकर किसी गरीब को मार दिया। मैं तो कब से इसे समझा रही हूँ कि बेटा सच बोल दो, मगर ये डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रही। उसने इतनी रवानी से झूठ बोला कि एक पल के लिए मैं भी सुन्न होकर रह गई। मेरी बेटी खौफ से थर थर कांप रही थी। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं तड़प कर आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। नहीं सर, ये औरत झूठ बोल रही है। मेरी बेटी मासूम है, इसे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आती। रक्षंदा खुद चला रही थी, ये नशे में थी। आप इसका मेडिकल करवाएं। ये अपना गुनाह मेरी बच्ची के सर थोपना चाहती है। रक्षंदा ने आंखें निकालकर मुझे डराया और चिल्लाकर बोली, बकवास बंद करो अपनी, नमक हराम औरत। मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इंस्पेक्टर साहब, आप इस लड़की को गिरफ्तार करें। गाड़ी के कागजात मेरे नाम हैं, लेकिन ड्राइव ये कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने मशकूक नजरों से कभी मुझे देखा और कभी रक्षंदा को। मेरी बेटी ज़ारो कतार रोई जा रही थी, मगर डर के मारे उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। मैं अपनी बच्ची के सामने ढाल बनकर खड़ी थी और रोए जा रही थी। माहौल में शदीद तनाव था। इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकालकर मेरी बेटी की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अचानक बाहर से एक भारी और गरजदार आवाज आई, रुक जाओ। हम सब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ एक दराज कद और बारोब शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे और आंखों में जैसे आग भरी हुई थी। रक्षंदा के मुंह से बेअख्तियार निकला, जब्बार आप कब आए? वो रक्षंदा का शोहर जब्बार था। उसने रक्षंदा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा पुलिस इंस्पेक्टर के पास आया। इंस्पेक्टर, मेरे घर में पुलिस गर्दी की क्या वजह है और आप इस बच्ची को क्यों हथकड़ी लगा रहे हैं? इंस्पेक्टर ने अदब से जवाब दिया, सर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक बंदा हलाक हो गया है। आपकी बेगम का कहना है कि गाड़ी ये लड़की चला रही थी। हम कार्रवाई के लिए आए हैं। जब्बार ने एक नजर कांपती हुई लड़की पर डाली और फिर रक्षंदा की तरफ देखा जो अब पसीने में शराबूर हो चुकी थी। रक्षंदा सच कह रही है? जब्बार ने सर्द लहजे में पूछा। रक्षंदा ने हकलाते हुए कहा, जी जब्बार, मैं तो घर पर सो रही थी। ये लड़की चोरी छुपे चाबी लेकर गई थी। इंस्पेक्टर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपनी जेब से टैबलेट निकाला। जब्बार साहब, आपकी एहलिया शायद भूल गई हैं कि ये 21वीं सदी है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ एक दुकान के बाहर स्ट्रीट कैमरा लगा हुआ था। हमने वहाँ की फुटेज निकलवाई है। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। ये कहकर इंस्पेक्टर ने वीडियो प्ले करके स्क्रीन जब्बार के सामने कर दी। मैंने भी गर्दन उठाकर देखा। वीडियो बिल्कुल साफ थी। रक्षंदा की गाड़ी तेज रफ्तारी से आई और रेडी से टकराई। गाड़ी रुकने के बाद ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और रक्षंदा खुद लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसका चेहरा स्ट्रीट लाइट की रोशनी में साफ पहचाना जा रहा था। उसके सामने फ्रंट सीट से एक नौजवान लड़का भी निकला था और वो दोनों जाए वकुआ से पैदल भाग गए थे।
जब्बार की आंखें ये मंजर देखकर खुली की खुली रह गईं। वो हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात के साथ स्क्रीन को घूर रहा था। वीडियो खत्म हुई तो उसने आहिस्ता से सर उठाया और रक्षंदा की तरफ देखा। रक्षंदा अब दीवार से लगी खड़ी थी। उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। उसका झूठ पकड़ा गया था। जब्बार ने धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, तो ये है तुम्हारी बीमारी, और ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ गाड़ी में था? इस सवाल ने कमरे में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। रक्षंदा का राज फाश हो चुका था और वो इंकशाफ जो हम सब पर खुलने वाला था वो हमारे होश उड़ाने के लिए काफी था। कमरे में कब्र जैसी खामोशी छाई हुई थी जो जब्बार की गरजदार आवाज से टूटी। उसने वीडियो को दोबारा चलाया और उस लड़के के भागने वाले मंजर पर रोक दिया। रक्षंदा, जबान खोलो, ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ फ्रंट सीट से निकला और तुम्हें वहीं छोड़कर भाग गया? रक्षंदा अब जमीन पर बैठ चुकी थी। उसके पास छुपाने को कुछ नहीं था। वो जानती थी कि अब मजीद झूठ बोलना उसे बचा नहीं सकेगा। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दें जब्बार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भटक गई थी। जब्बार ने हिकारत से उसकी तरफ देखा। गलती नहीं, गुनाह कहो इसे। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैंने तुम्हें इज्जत दी, घर दिया, तुम्हारे हर नाज नखरे उठाए और तुमने मेरे घर को अयाशी का अड्डा बना दिया। बोलो कौन है ये? रक्षंदा ने हिचकियों के दरमियान सच उगलना शुरू किया। ये शाहजेब है। मैं शादी से पहले भी इसे पसंद करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था। शाहजेब ने ही मुझे कहा था कि मैं आपसे शादी कर लूं ताकि हम अमीर हो सकें। ये सुनकर मेरे और मेरी बेटियों के भी होश उड़ गए। ये औरत कितनी शातिर निकली थी। जब्बार की आंखों में दुख और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। यानी तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरी दौलत के लिए की थी? तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा घर से ना निकलना, सब झूठ था। हाँ, सब झूठ था। रक्षंदा ने इतराफ किया। मैं रोजाना शाहजेब से मिलती थी। हम आपके पैसों पर ऐश करते थे। वो मुझे कहता था कि कुछ साल बाद तलाक ले लेना और फिर हम शादी कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना बेवफा निकलेगा। जब्बार ने एक तल्ख हंसी हंसी। देखा तुमने उसकी मोहब्बत का अंजाम। जैसे ही तुम मुसीबत में फंसी, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, वो शख्स जिसे तुम अपना मसीहा समझ रही थी वो तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गया। उसे सिर्फ मेरी दौलत से गर्ज थी, तुमसे नहीं। तुम जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। रक्षंदा ने जब्बार के पांव पकड़ लिए। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे जब्बार, मैं उसकी बातों में आ गई थी। मुझे बचा ले, पुलिस मुझे ले जाएगी। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल करें। जब्बार ने झटके से अपने पांव पीछे किए। मेरी बीवी तुम इस वक्त मेरी बीवी बनने के काबिल नहीं रही जब तुम गैर मर्द के साथ मेरी गाड़ी में घूम रही थी, और रही सही कसर तुमने आज पूरी कर दी जब अपना गुनाह छुपाने के लिए तुमने एक यतीम और बेसहारा बच्ची पर इल्जाम लगाया। जब्बार ने मेरी बेटी की तरफ इशारा किया जो अभी तक सहम कर खड़ी थी। तुम्हारे अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है रक्षंदा। तुमने इस औरत को पनाह इसलिए नहीं दी थी कि तुम्हें तरस आया था, बल्कि इसलिए दी थी ताकि तुम्हें अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कोई नुकरानी मिल जाए और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी का बकरा। मैं एक बेवफा औरत को बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन एक जालिम औरत को नहीं। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर रक्षंदा के हाथों में हथकड़ी लगा दी। चले बेगम साहिबा, अब बाकी बातें थाने में होंगी। आप पर कई जाने लेने, खता और नशे में ड्राइविंग का मुकदमा चलेगा, और हाँ, झूठी गवाही और इल्जाम तराशी का केस अलग से बनेगा। रक्षंदा चीखती रही, रोती रही। जब्बार, मुझे मत छोड़े, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। एक बार मुझे माफ कर दे। जब्बार ने अपना रुख मोड़ लिया। उसका चेहरा पत्थर का हो चुका था। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे और मेरा दिल दोनों हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं जब्बार अहमद तुम्हें अपनी जोजियत से आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये 3 अल्फाज कमरे में बम की तरह फटे। रक्षंदा साकित हो गई। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस दौलत और ऐशो इशरत के लिए उसने ये सारा खेल खेला था वो सब पल भर में खत्म हो गया। उसका आशिक भाग चुका था और शोहर उसे छोड़ चुका था। पुलिस उसे घसीटती हुई बाहर ले गई।
गाड़ी के दूर जाने की आवाज आई तो कमरे में फिर से खामोशी छा गई। जब्बार सर पकड़े सोफे पर बैठ गया। मैं अपनी बेटियों को लेकर एक कोने में खड़ी कांप रही थी। मेरा दिल डूब रहा था। रक्षंदा इस घर की मालकिन थी। बेशक वो बुरी थी, लेकिन उसकी वजह से हमारे सर पर छत थी। अब जब वो जा चुकी थी और उसका शोहर उसे तलाक दे चुका था, तो हमारा क्या बनेगा? ये शख्स तो हमें नहीं जानता। ये तो अब गुस्से में है। ये यकीनन हमें अभी के अभी घर से निकाल देगा। मुझे फिर से वही फुटपाथ और वही सर्द रात याद आने लगी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने अपनी बेटियों को समेटा और हिम्मत करके जब्बार के पास जाने लगी, ताकि उसकी रहम की भीख मांग सकूं। ये कम से कम रात गुजारने की मोहलत ले सकूं। अभी मैंने मुंह खोला ही था कि जब्बार ने सर उठाया और मुझे देखा। उसकी नजर में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान और रहम था। उसने जो अल्फाज कहे उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। उसकी बात ने मुझे सख्ते में डाल दिया। जब्बार के अल्फाज का इंतजार करते हुए मैं कांप रही थी। मैंने हिम्मत जमा की और अपनी लरसती हुई आवाज में कहा, साहब, मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हैं और ये आपका हक भी है। रक्षंदा जा चुकी है तो अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। हम अभी अपना सामान उठाते हैं और निकल जाते हैं। बस आपसे दरखास्त है कि हमें सुबह तक गैराज के किसी कोने में बैठने दें। बाहर बहुत अंधेरा है। मैंने अपनी बेटियों को अपने साथ चिमटा लिया। वो डर के मारे रो रही थी। जब्बार ने गहरी नजरों से और मेरी बच्चियों की तरफ देखा। उसने एक लंबी सांस ली और नरम लहजे में बोला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रहोगे। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या साहब, आप क्या कह रहे हैं? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? ये घर तो... जब्बार ने हाथ उठाकर मुझे रोका और संजीदगी से कहा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं ज्यादातर बैरूने मुल्क रहता हूँ। मेरी फैमिली, कारोबार सब वही है। मैं पाकिस्तान साल में सिर्फ 1-2 बार ही आता हूँ। रक्षंदा जा चुकी है और अब ये घर खाली हो जाएगा। तुम्हें पता है आजकल के हालात कैसे हैं। अगर मैंने ये घर खाली छोड़ दिया तो कब्जा ग्रुप इस पर कब्जा कर लेंगे या फिर चोरी चकारी का डर रहेगा। इस घर को एक निगहबान की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी। तो आप चाहते हैं कि मैं इस घर की चौकीदारी करूं? सिर्फ चौकीदारी नहीं, तुम इस घर को अपना घर समझकर संभालो। जब्बार ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे करोड़ों के घर पर कोई कब्जा कर ले। तुम एक शरीफ और ईमानदार खातून लगती हो। तुमने रक्षंदा की हकीकत जानते हुए भी अपनी बेटी को कुर्बान नहीं किया, सच का साथ दिया। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकले। जिस अल्लाह ने मुझे फुटपाथ से उठाया था, वो आज फिर मेरी मदद कर रहा था। जब्बार ने मजीद कहा, तुम्हारी 5 बेटियां हैं और तुम अकेली हो। इन 5 की पढ़ाई, खाना पीना और दीगर अखराजात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं तुम्हें माहाना खर्चा भेजता रहूंगा। बदले में तुम बस मेरे घर की हिफाजत करना। जब तक तुम चाहो यहाँ इज्जत से रह सकती हो। मैंने रोते हुए उसके लिए हाथ उठा दिए। अल्लाह आपको इसका अजर दे साहब। आपने हम सब बेसहारों को छत दी है। जब्बार उसी रात चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सजदा शुक्र अदा किया। रक्षंदा का बाप बंद हो चुका था, लेकिन मेरी जिंदगी का एक नया और पुरसकून बाप खुल गया था। वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। मैंने पूरी ईमानदारी से जब्बार के घर को संभाला। वो हर 6 महीने बाद पाकिस्तान आता था और अब वो अकेला नहीं, बल्कि अपनी पहली बीवी के साथ आता था। उसकी बीवी एक निहायत नेक और रहमदिल खातून थी। वो मुझे बहनों की तरह मिलती और मेरी बेटियों से अपनी बेटियों जैसा प्यार करती। उन्हें कभी इस बात पर एतराज नहीं हुआ कि हम उनके घर में क्यों रह रहे हैं, बल्कि वो खुश थी कि उनकी गैर मौजूदगी में घर महफूज हाथों में है। मेरी बच्चियां जवान हो गईं। मैं अक्सर उनके मुस्तकबिल के लिए परेशान रहती थी कि इनकी शादियां कैसे होंगी, जहेज कहाँ से आएगा। लेकिन मेरा ये वहम भी मेरे रब ने दूर कर दिया। एक दिन जब्बार अपनी बीवी के साथ आया और मुझसे कहा, बहन, तुम्हारी बड़ी बेटी अब शादी के काबिल हो गई है। मैंने अपने एक बहुत ही काबिल इत्मीनान मैनेजर के बेटे से इसकी बात की है। लड़का शरीफ है और अच्छा कमाता है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम बात पक्की करें। मैं तो खुशी से निहाल हो गई। मैंने कहा, साहब, आप जो फैसला करेंगे वो इसके हक में बेहतर होगा। आपने बाप बनकर इनकी सरपरस्ती की है और फिर वो दिन भी आया जब इस घर से मेरी बेटी की डोली उठी। जब्बार ने सिर्फ बात ही नहीं चलाई थी, बल्कि शादी का सारा खर्चा भी खुद उठाया। उसने धूमधाम से मेरी बेटी को रुखसत किया और उसे जहेज में वो सब कुछ दिया जो उसका सका बाप भी न दे पाता। उसके बाद दीगरे
اس نے میری चारों बेटियों के फर्ज अदा कर दिए। सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद थी। सबसे छोटी बेटी अभी पढ़ रही थी और मेरे साथ थी। आज मैं अपने कमरे की खिड़की में बैठी बाहर लॉन को देख रही थी, जहाँ माली पौधों को पानी दे रहा था। मेरे माजी के वो तल्ख लम्हात मेरी आंखों के सामने घूम गए जब मेरे शोहर ने सर्दी की रात में मुझे धक्के देकर घर से निकाला था और कहा था कि जाओ जहाँ मर्जी जाओ। वो समझता था कि वो मुझे और मेरी बेटियों को बर्बाद कर देगा, हमें सड़कों पर रुलने के लिए छोड़ देगा, लेकिन वो भूल गया था कि रिज़्क और छत देने वाला इंसान नहीं, अल्लाह है। मेरा शोहर मुझे छोड़कर शायद ये समझ रहा था कि उसने अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़वा ली, लेकिन उससे नहीं मालूम था कि उसने अपनी आखिरत खराब कर ली है। और उधर मेरा रब मेरे लिए ऐसे असबाब बना रहा था जिनका मैं गुमान भी नहीं कर सकती थी। मैं अभी भी जब्बार साहब का घर संभालती हूँ। मेरी बच्चियां जवान हो चुकी हैं, अपने घरों की हो चुकी हैं। जब्बार अब जब भी आता है अपनी बीवी के साथ आता है और मुझे वही इज्जत देता है जो घर के किसी बुजुर्ग को दी जाती है। लोग कहते हैं कि औरत कमजोर होती है, बेसहारा होती है। कौन कहता है कि शोहर छोड़ दे तो औरत बेआसरा हो जाती है। मेरा यकीन है कि जिस अल्लाह ने दुनिया में बेटी को भेजा होता है उसका कफील भी वो खुद बन जाता है। वो पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है तो अशरफुल मखलूकात को कैसे भूल सकता है। बस शर्त ये है कि इंसान का दामन साफ हो और नीयत में खोट ना हो। इंसान वसीला बनते हैं, असल कारसाज तो ऊपर वाली जात है। कोई न कोई सबब बन ही जाता है। जब दुनिया वाले दरवाजे बंद कर देते हैं तो वो 70 दरवाजे खोल देता है। आज मैं एक पुरसकून जिंदगी गुजार रही हूँ और रोजाना अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे रक्षंदा जैसे आर्जी और खोखले सहारे से निकालकर एक बाइज्जत जिंदगी अता की और ये साबित कर दिया कि इज्जत और जिल्लत, रिज्क और मौत सब उसी के हाथ में है।